हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज में। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब फाइलम यूरोकोर्डेटा के एक महत्वपूर्ण लार्वा, जिसे कि हम टेडपोल लार्वा कहते हैं, अर्थात एसिडियन टेडपोल लार्वा कि हम आज डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। आप सबको पता होगा कि हर्डमानिया में जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ये डेवलपमेंट इनकम्प्लीट प्रकार का होता है, अर्थात अपूर्ण प्रकार का परिवर्तन इनमें देखने को मिलता है, जिनमें हमें एक फ्री स्विमिंग लार्वा अवस्था देखने को मिलती है, जिसे हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि जो सब फाइलम यूरोकोर्डेटा होता है, इसकी एक क्लास एसिडिया है। इस एसिडिया क्लास के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में सामान्यतः एक कॉमन जंतु हर्डमानिया होता है, जिनमें एक स्वतंत्र रूप से तैरने वाली लार्वा अवस्था हमें देखने को मिलती है, जिसे हम हर्डमानिया का टेडपोल लार्वा कहते हैं। तो हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा की बात करें, कायांतरण के दौरान एक वयस्क जंतु में परिवर्तित होता है, जो कि सेसाइल या स्थानबद्ध होता है, जबकि टेडपोल लार्वा इसका स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जंतु होता है। तो टेडपोल लार्वा फ्री स्विमिंग स्टेज है, और एडल्ट स्टेज की बात करें तो ये सेसाइल अवस्था दर्शाता है। तो आज इसी टेडपोल लार्वा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ दो डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे स्टूडेंट्स। ये इस टेडपोल लार्वा के दो अलग अलग व्यू को दर्शा रहे हैं। अगर हम बात करें इस डायग्राम की, तो ये डायग्राम टेडपोल लार्वा के डोर्सल व्यू को दर्शा रहा है, अर्थात पृष्ठीय दृश्य को ये दर्शा रहा है, जिनमें आपको ये आगे की तरफ फिक्सेशन पेपिला या आसंजक पेपिला दिखाई दे रहे होंगे। इनके अलावा ये हेड या ट्रंक है, जो कि लगभग रूप से कंबाइंड होती है। हेड और ट्रंक में कोई विशेष विभेदन हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये पीछे की तरफ आपको एक लेटरली कंप्रेस्ड टेल दिखाई दे रही है, जो कि लगभग 0.9 mm लंबी होती है। अगर हम हेड या ट्रंक की बात करें तो ये 0.3 mm लेंथ का होते हैं, और अगर टेल की बात करें तो ये 0.9 mm लेंथ की होती है। अर्थात ये दोनों मिलाकर अगर हम टेडपोल लार्वा की लेंथ की बात करें तो ये 1.2 mm होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये 1.2 mm लंबाई युक्त बेलनाकार या अंडाकार आकृति दर्शाता है। अंडाकार इसलिए कि हेड और ट्रंक इसका ओवल शेप्ड होता है, और पूंछ इसकी बेलनाकार या सिलेंड्रिकल या कंप्रेस्ड कंडीशन शो करती है। तो हर्डमानिया का जो टेडपोल लार्वा होता है, या एसिडियन का जो टेडपोल लार्वा होता है, ये आगे की तरफ अंडाकार और पीछे की तरफ बेलनाकार होता है, जिसकी लेंथ लगभग 1.2 mm होती है, जिसमें 0.3 mm इसका हेड या ट्रंक रीजन होता है, और बाकी बचा हुआ जो टेल या लॉन्ग पार्ट है वो 0.9 mm होता है। ये तो ही बात इसके डोर्सल व्यू की। अब अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हमें देखना है, तो इसके लेटरल व्यू को हमें देखना होगा, जो कि आपको बी के रूप में दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम ए था, ये डायग्राम बी है। डायग्राम बी में आपको स्पष्ट रूप से इसके इंटरनल ऑर्गन्स दिखाई दे रहे होंगे, या इंटरनल सिस्टम आपको दिखाई दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम बात करें तो इनके कुछ की कैरेक्टर्स इस प्रकार होते हैं। जैसे सर्वप्रथम अगर इसकी बॉडी की बात करें तो हमें इसके लेटरल व्यू में बॉडी दो भागों में बटी हुई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आगे की तरफ का भाग अंडाकार होता है, और पीछे का भाग लेटरली कंप्रेस्ड या पार्श्वतः संपीड़ित बेलनाकार अवस्था में हमें दिखाई देता है। तो ये वाला जो भाग होता है ये अंडाकार या ओवल शेप्ड होता है, और ये वाला जो रीजन होता है ये इसका सिलेंड्रिकल या कंप्रेस्ड रीजन होता है।
तो इसे हेड या ट्रंक रीजन कहते हैं और इसे टेल रीजन कहते हैं। हेड या ट्रंक की बात करें तो हेड और ट्रंक में हमें आगे की तरफ 3 विशेष प्रकार के संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें हम फिक्सेशन पेपिला या अडेसिव पेपिला कहते हैं। इन्हें हम आसंजक अंग कहते हैं। ये आसंजक अंग लार्वा को जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो कायांतरण के दौरान ये किसी सतह या सबस्ट्रेटम पर चिपकाए रखने का कार्य करते हैं। अर्थात आगे की तरफ जो आसंजक पेपिला या स्थायी पेपिला उपस्थित होते हैं, ये लार्वा को कायांतरण के दौरान जब वयस्क में परिवर्तित हो रहा होता है तो उस समय ये चिपकाने का कार्य करते हैं। अर्थात किसी ठोस सतह पर चिपकाने का कार्य इसके हेड या ट्रंक रीजन के आगे की तरफ जो पेपिला होते हैं ये करते हैं। अब हम बात करें हेड रीजन की, तो हेड रीजन के पृष्ठ सतह पर एक विशेष प्रकार का आस्य या वेसाइकल हमें देखने को मिलता है। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आस्य या वेसाइकल इसका सेंसरी वेसाइकल कहलाता है, जिसे हम संवेदी आस्य कहते हैं। संवेदी आस्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है स्टूडेंट्स कि संवेदी आस्य में विशिष्ट प्रकार की संवेदी सेल्स, जिन्हें संवेदी कोशिकाएं कहते हैं, ये उपस्थित होती है और संवेदी कोशिकाओं के साथ साथ 2 ओसिलाई, ये देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 ओसिलाई, एक इसके वेंट्रल सरफेस पर, एक इसके डोर्सल सरफेस पे। ये 2 ओसिलाई उपस्थित होते हैं जो इसके नेत्र का कार्य करते हैं। इनके अलावा एक मध्य में, इन नेत्रों के जस्ट पीछे की तरफ एक मध्य में एक विशेष संरचना उपस्थित होती है। ये देखो आपको ये दिखाई दे रही है, ये संरचना इसकी ओटोसिस्ट कहलाती है। ओटोसिस्ट संरचना इसके हेड रीजन के डोर्सल सरफेस पे हमें देखने को मिलती है, जो कि इनमें बैलेंस ऑर्गन की तरह कार्य करती है। अर्थात एक तरह से संतुलन बनाए रखने का कार्य ये करती है। इसे आप इक्विलिब्रियम ऑर्गन के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये दोनों ओसिलाई होती है, इसके पीछे की तरफ स्थित होती है, जो कि इसके हेड रीजन में उपस्थित होती है। तो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये ओटोसिस्ट है। ये एक इक्विलिब्रियम ऑर्गन की तरह कार्य करती है या लार्वा में तैरते समय संतुलन बनाए रखने का कार्य ये करती है। इनके अलावा हम देखें तो लार्वा की जो संपूर्ण लेंथ होती है, ये इसके डोर्सल व्यू में आपको मैंने बताया था कि 0.3 mm हेड या ट्रंक रीजन का होता है और 0.9 mm इसकी टेल रीजन होती है। तो लगभग 1.2 mm इसकी लेंथ होती है। अगर हम इसके अन्य कैरेक्टर या लक्षण की बात करें तो धड़ के अग्रभाग पर एक मुख हमें दिखाई देता है। ये देखो आपको, ये इसका एंटीरियर रीजन है हेड या ट्रंक का, और इसके अधर पृष्ठ सतह पर एक मुख उपस्थित होता है, जो कि आगे चलकर ब्रेंकियल साइफन में खुलता है। और ये इसका पूरा ब्रेंकियल साइफन है। इस ब्रेंकियल साइफन में इसकी एलिमेंट्री कैनाल उपस्थित होती है। अर्थात मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनाल, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सभी भाग इसके ब्रेंकियल कोश में उपस्थित होते हैं। तो ये वाला जो इसका रीजन दिखाई दे रहा है, ये इसका ब्रेंकियल कोश है या ब्रेंकियल सेक है। इस ब्रेंकियल सेक के बॉटम पर एक विशेष प्रकार की संरचना, जिसे हम एंडोस्टाइल कहते हैं, ये उपस्थित होती है। और एंडोस्टाइल आप सब जानते हैं कि इसके डाइजेशन में हेल्प करती है, अर्थात श्लेष्मा का श्रवण करती है, जिसकी सहायता से भोजन ग्रसनी से हल्के हल्के ऊपर की तरफ उठता है और ग्रासनाल में पहुंचता है। तो एंडोस्टाइल इसके बॉटम पर उपस्थित होती है ब्रेंकियल सेक के, और इसके आगे की तरफ यहाँ ग्रासनाल होती है, और इस ग्रासनाल से सटा हुआ भाग इंटेस्टाइन और स्टोमक का होता है। तो स्टोमक और इंटेस्टाइन भी इसके इस ब्रेंकियल सेक के लेटरल साइड में हमें देखने को मिलती है। अर्थात ये संपूर्ण ब्रेंकियल सेक एक विशेष प्रकार की कैविटी में उपस्थित होता है, जिसे हम एट्रियल कैविटी कहते हैं। बाद में ये इसका जो अंतिम भाग है आहार नाल का, ये गुदा के रूप में एट्रियोपोर या गुदा अवस्कर छिद्र के रूप में खुलता है। अर्थात हर्डमानिया में टेडपोल लार्वा की बात करें तो इसकी आहार नाल इसके एट्रियल कैविटी में खुलती है, जिसे हम एट्रियो
पोर छिद्र के द्वारा देख सकते हैं। तो ये इसकी एट्रियल कैविटी है। इस एट्रियल कैविटी में एट्रियोपोर के द्वारा गुदा छिद्र खुलता है, जिसमें से अपचित भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। इनके अलावा हम और विशेष लक्षण की बात करें तो इनमें एक विशेष प्रकार की तंत्रिका रज्जु देखने को मिलती है। यह तंत्रिका रज्जु इसके अग्र सिरे से लेकर पश्च सिरे तक फैली हुई रहती है। ये देखो, ये आपको ये जो दिखाई दे रही है संरचना, ये इसकी नारू कॉर्ड है। ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये देखो, ये नारू कॉर्ड है, जिस पर हमने एक विशेष प्रकार का गुच्छक जिसे सेरेब्रल गैंग्लियन या मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं, जो कि सेंसरी वेसाइकल के रूप में उपस्थित होता है। इसमें 2 ओसिलाई और एक ओटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। ये पीछे की तरफ हेड और ट्रंक रीजन से लेकर टेल रीजन तक फैली हुई रहती है, अर्थात ये नारू कॉर्ड है। इस नारू कॉर्ड के नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रही होगी, ये नोटोकॉर्ड है, जिसे पृष्ठ रज्जु कहते हैं। और इस नोटोकॉर्ड के नीचे की तरफ ये इसका टेस्ट है, अर्थात चोल है। तो ये इसका चोल हो गया, ये इसकी नारू कॉर्ड हो गई, और नारू कॉर्ड के नीचे ये इसकी नोटोकॉर्ड हो गई, जो कि सभी कॉर्डेट के लक्षण है। अर्थात आप सबको पता होना चाहिए कि हर्डमानिया का जो लार्वा होता है ये एडवांस कैरेक्टर शो करता है, अर्थात कॉर्डेटा के लक्षण ये प्रदर्शित करता है, जिनमें नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, नारू कॉर्ड की उपस्थिति ये दर्शाता है। तो हर्डमानिया के टेडपोल लार्वा में हमें स्पष्ट रूप से नारू कॉर्ड और नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। इनके अलावा अन्य लक्षणों की बात करें तो इनमें आपको लेटरल व्यू में ये छोटी सी रूडिमेंट के रूप में हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जो कि हार्ट और पेरिकार्डियम को शो कर रहा है। अर्थात ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो हार्ट रूडिमेंट के रूप में है, ये हृदय के अवशेषी संरचना को प्रदर्शित कर रही है, जिसे हम हृदय और हृदयावरण से जानते हैं। तो हृदय और हृदयावरण भी इसके लेटरल व्यू में हमें दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा एक महत्वपूर्ण लक्षण इनमें पाई जाने वाली गिल स्लाइड्स है, जो कि इसके ब्रेंकियल सेक में उपस्थित होती है। ये देखो, ये 2 क्लोम दरारें देखने को मिलती है। ये एक जोड़ी क्लोम दरारें आगे चलकर 6 जोड़ी स्टिग्मेटा या क्लोम रंध्रों में विभाजित हो जाती है, और ये 6 जोड़ी क्लोम रंध्र आगे चलकर स्टिग्मेटा की अनेक नंबर्स को बनाने का कार्य करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि इनमें एक जोड़ी गिल स्लाइड देखने को मिलती है, जो कि 6 जोड़ी क्लोम रंध्रों में विभाजित हो जाती है, और ये क्लोम रंध्र, जिन्हें हम स्टिग्मेटा कहते हैं, ये स्टिग्मेटा इनके महत्वपूर्ण रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, अर्थात महत्वपूर्ण श्वसन अंग की तरह ये कार्य करते हैं। तो ये इसके स्टिग्मेटा रीजन, जो कि ब्रेंकियल सेक में उपस्थित होता है। हमने इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि जो स्टिग्मेटा होते हैं ये अनुप्रस्थ दरारों के मध्य में उपस्थित होते हैं। जो ट्रांसवर्स मसल्स हमने देखी थी, उन ट्रांसवर्स मसल्स के मध्य में स्टिग्मेटा उपस्थित होते हैं, और ये एडल्ट में इनकी संख्या लगभग 2 लाख के लगभग होती है। लेकिन यहाँ लार्वा अवस्था में हमें एक जोड़ी क्लोम दरार के रूप में ये उपस्थित होते हैं, जो आगे चलकर 6 जोड़ी क्लोम रंध्रों के रूप में विभाजित हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण लक्षण की बात करें तो जो इसका टेस्ट होता है, जो कि एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है, इस एक्टोडर्म से बने हुए टेस्ट के नीचे की तरफ मेसेंकाइम सेल उपस्थित होती है, जो कि गुच्छे या समूह के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो ये इसका बाहरी आवरण है, जिसे हम टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट का फॉर्मेशन एक्टोडर्म से होता है। ये पूरा इसका टेस्ट है, जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। ये टेस्ट, ये देखो, ये पूरा टेस्ट है इसका, जिसे चोल कहते हैं। और ये टेस्ट एक विशेष प्रकार के सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंसेज ट्यूनिसिन से बना हुआ होता है। तो ट्यूनिसिन से बना हुआ जो चोल होता है, ये संपूर्ण लार्वा की बाह्य सतह पर उपस्थित होता है, और इस टेस्ट के भीतर मेसेंकाइम सेल्स का ग्रुप
या समूह हमें देखने को मिलता है जो कि इसके पूरी बॉडी में उपस्थित होती है। मेसेंकाइम सेल की बात करें तो मेसेंकाइम सेल ग्रुप या समूह में हमें देखने को मिलती है। इनके अलावा कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स या अविभेदित कोशिकाएं भी हमें देखने को मिलती है। इन लक्षणों को देखने से हमें यह पता चलता है कि इसकी लार्वा अवस्था अधिक उन्नत कोऑर्डिनेट लक्षण प्रदर्शित करती है। अगर हम इन कोऑर्डिनेट लक्षणों की बात करें तो इनमें महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेट लक्षण कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है जो कि कोऑर्डिनेट लक्षणों का एक तरह से विशिष्ट लक्षण है। तो ये नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। सेकंड कैरेक्टर की बात करें तो नरुकॉर्ड इनमें देखने को मिलती है, अर्थात एक सुविकसित तंत्रिका रज्जु इसमें देखने को मिलती है जिनके पृष्ठ सतह पर हमें एक विशेष प्रकार का वेसाइकल या आश्य देखने को मिलता है जिसे हम सेंसरी वेसाइकल या संवेदी आश्य कहते हैं। इस संवेदी आश्य में दो विशेष प्रकार की ओसिलाई या नेत्रक उपस्थित होते हैं जो कि सामान्यतः फोटो रिसेप्टर का कार्य करते हैं, अर्थात प्रकाश ग्राही की तरह ये कार्य करते हैं। साथ में इनमें इन नेत्रकों के पीछे एक विशिष्ट संरचना जिसे ओटोसिस्ट कहते हैं, ये ओटोसिस्ट संरचना भी इसके हेड रीजन में उपस्थित होती है जो कि इनमें संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। अर्थात सेंसरी वेसाइकल सेंसरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है जिनमें ओसिलाई फोटोरिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं और ओटोसिस्ट इक्विलिब्रियम या संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। थर्ड कैरेक्टर की बात करें तो इनमें हृदय तथा हृदयावरण उपस्थित होता है। यह भी एक कोऑर्डिनेट जंतु के समान लक्षण है, अर्थात हृदय और हृदयावरण भी इनमें हमें देखने को मिलता है। ये देखो, ये हार्ट रूडिमेंट के रूप में हमें देखने को मिलता है, ये भी एक कोऑर्डिनेट का लक्षण है। इनके अलावा हम बात करें तो इनमें और कुछ कोऑर्डिनेट लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे स्टिग्मेटा युक्त ग्रसनी की उपस्थिति, अर्थात इनमें जो ग्रसनी होती है इनमें विशेष प्रकार के छिद्र जिन्हें हम गिल पोर या ब्रेंकियल पोर कहते हैं या स्टिग्मेटा कहते हैं, ये उपस्थित होते हैं और इन स्टिग्मेटा युक्त ग्रसनी की सहायता से ही ये रेस्पिरेशन या श्वसन करता है। अर्थात जो गैसों का एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है ये इन ग्रसनी में पाए जाने वाले छिद्रों की सहायता से होता है जिन्हें हम स्टिग्मेटा कहते हैं। इनके अलावा इनमें पाई जाने वाली एंडोस्टाइल कशेरुकी जंतुओं में थायराइड ग्रंथि के समकक्ष हमें देखने को मिलती है। इनके अलावा और कोऑर्डिनेट लक्षण की बात करें तो इनमें पाई जाने वाली पूंछ में फिन रे उपस्थित होते हैं, अर्थात इसकी जो पूंछ होती है लार्वा की ये पंख अर्रे या फिन रे युक्त होती है। तो ये सब लक्षण इसके कोऑर्डिनेट जंतुओं के समान होते हैं जिनके कारण लार्वा अवस्था को अधिक एडवांस्ड या अधिक उन्नत माना जाता है, जबकि इसका जो वयस्क जंतु होता है इनमें ये लक्षण डीजेनरेट हो जाते हैं, अर्थात अपहासित हो जाते हैं। इस प्रकार हर्डमानिया का टेडपोल लार्वा अधिक एडवांस कैरेक्टर शो करता है। इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम रेट्रोग्रेसिव प्रकार का मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, अर्थात इनमें प्रतिगामी कायांतरण हमें देखने को मिलता है। तो इनमें मेटामॉर्फोसिस एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसका हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे कि इनमें किस प्रकार रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है और किन लक्षणों की सहायता से ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। तो अनुगामी कायांतरण और प्रतिगामी कायांतरण इनमें किस प्रकार होता है और जंतु में इनके बाह्य लक्षणों में क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, साथ में इनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी हमें क्या विभिन्नताएं देखने को मिलती है, इसका हम एक सेपरेट वीडियो के रूप में नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे।